समाधान बिन 54 दिन कोविड सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर 54 दिन से धरना दे रहे हैं। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की जा रही है। सरकार ने कोविड सहायकों को विकल्प दिया है। संविदा पर भर्ती में बेनिफिट का विकल्प दिया। चर्चा के बाद सीएचए अब अगली रणनीति बनाएंगे। तो संविदा कैडर में शामिल होने का विकल्प अब सरकार ने कोविड सहायकों को दिया है। भर्ती बेनिफिट का विकल्प दिया जाएगा। कोविड सहायकों का धरना 54 दिन हो चुके हैं जारी है और ये तस्वीरें सीधी कोविड सहायकों की शहीद स्मारक से। सौरभ गृस्ती हमारे साथ धरना स्थल से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। 54 दिन बीत चुके हैं सौरभ, और अब जाकर एक समाधान निकालने की कोशिश की गई है। जो विकल्प सरकार की तरफ से दिया गया है उसको लेकर कोविड सहायकों का क्या कहना है? क्या वो इस विकल्प पे जाएंगे या आगे जो है ये आंदोलन जारी रहेगा? वो इस विकल्प से सहमत नहीं है। क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार का कल ऑप्शन इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिया गया है सीएमओ के अधिकारियों ने, उस विकल्प पर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक फिलहाल जो है वो तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। कल खास बात यह रही कि इनकी मुलाकात होने के साथ ही कल मुख्यमंत्री ने भी पहली बार संभवतः कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बात जो है वो एक मंच के जरिए रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इन लोगों को इस प्रकार से धरना देते हुए देखना तकलीफ दे, लेकिन क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके जरिए किसी को भी जो है वो रेगुलर भर्ती जो है वो कराई जा सके। नियमित भर्ती के लिए एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद जो है वो भर्ती होती है। और ये इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि चूंकि इन्होंने 10 महीने तक काम किया है, इस लिहाज से रेगुलर भर्ती में शामिल न करें, लेकिन संविदा पर जो है वो शामिल कर लिया जाए। कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक किस प्रकार की आप लोगों की बातचीत रही है और अब आप लोग किस प्रकार का रुख करेंगे? उन्होंने यही बोला 28,000 की हम एक साथ भर्ती नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे धरना 500 दिन दो तो कितने दिन ही दो। तब उन्होंने ये बोला आपके लिए अलग कोई ऐसे कर सकते हैं जिसमें बोनसिंग अंक हो सकते हैं। उन्होंने फिर यही बात रखी थी हम सीधी भर्ती नहीं कर सकते। उनको ये मेरा कहना है आपने सीधी कैसे नहीं कर, पैरा टीचरों की भी की थी, उन्होंने सीधी भर्ती की थी, फिर हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हो? और वो गहलोत जी उन्होंने बोला हमने तो ऐसे ही लिया था। ऐसे कैसे लिया? हमारे सब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, अपन मेडिकल लिया था, उन्होंने सब कुछ लिया था, फिर ऐसे कैसे हुआ था? मुख्यमंत्री जी ने बोला हमने तो ऐसे ही लिया। ऐसे कोई हमने घर से फोन लेके थोड़ी लिया, हमने पूरे डॉक्यूमेंट लिया फिर लिया था। फिर हमने रांका जी ने बोला जो आपको अच्छा लगे तो 5 आदमी हमारे 5 आपके मीटिंग हो जाएगी। फिर उसके आधार पर उन्होंने बताया नहीं कितने। सही भी तो है कि आप 28,000 को एक साथ कैसे भर्ती कर ले सरकार? कैसे नहीं करेंगे? क्यों ऐसे आगे भी हो भी थी भर्ती, पहले टीचरों की हुई थी सीधी भर्ती, वो सीधी हुई थी, एग्जाम थोड़ी होते उनके। और जो है ना उनका एजुकेशन भी बाद में हुआ था, वो 8th पास थे जो पहले टीचरों की भर्ती हुई थी तो भी उन्होंने दिया। हम तो डिग्रीधारी है जिसने नर्सिंग जीएनएम बीएससी एमएससी की है। तो फिर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? निसंदेह बहुत बड़ा मैसेज था। जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराया जा रहा है, ये निसंदेह बहुत आगे क्या करेंगे आप ये बताइए। आगे की रणनीति हमारी कार्यकारिणी तय करेगी और भर्ती प्रक्रिया सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मैं पहले फोकस करना चाहता हूँ भर्ती प्रक्रिया पे। जिस जानकारी देखिए सबको जानकारी है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पर तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि पहले जिस प्रकार से सरकारों ने पैरा टीचर हो या अन्य जो संवर्ग हो उनकी भर्ती की थी, उसी तर्ज पर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती जो है वो कर दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 28,000 को इस प्रकार से समायोजित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कल कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक ही बता दें कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए इन लोगों की भर्ती जो है वो सीधे तौर पर की जा सकती है। ऐसा कोई ऑप्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सवाल पूछने की कोशिश करिए कि अपने तजुर्बे के साथ जो 10 महीने का तजुर्बा इन्होंने बतौर सीएचए लिया है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो अगर इस तरह की कोई भर्ती निकलती भी है तो इनको परीक्षा देने में क्या ऐतराज है? तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए, साथ ही साथ अपने 10 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाइए। हो सकता है आपको प्रायोरिटी प्राथमिकता मिल जाए किसी संविदा कैडर के अंदर। परीक्षा दीजिए, साथ में अपना सर्टिफिकेट लगाइए।
जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा तो ये लोग तब देंगे जब सरकार नई भर्ती निकालेगी, उसके बाद ही ये लोग जी। परीक्षा दे सकते हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से कल जिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कभी साफ तौर पर कहना था कि हम लोग बोनस अंक या कुछ बेनिफिट जो है वो इनको प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले भर्ती निकालनी होगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि चूंकि पहले भी संविदा पे लोगों को शामिल किया गया था, ऐसे हमें भी जो है वो नियमित ना करे सरकार, लेकिन संविदा कैडर में ही शामिल कर दे। इस प्रकार की मांग जो है वो ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर रहे हैं और इसी के तहत अब आंदोलन आगे जारी रखने की इन्होंने ऐलान कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार काफी प्रदर्शन और इस धरने के बाद जो है वो वार्ता के लिए तैयार हुई है, ऐसे में इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जन सुनवाइयों में ये जाकर प्रदर्शन करेंगे, विधायकों के आवास पर भी जाएंगे और तमाम उन तरीकों को अपनाएंगे जिसके जरिए जो है ये अपनी बात को जो है वो आगे रख सके। सौरभ, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि संविदा में ये दोबारा शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने उदाहरण भी दिया कि पहले भी संविदा में जो है वो सीधे लोगों को जो है वो हायर किया गया है, लेकिन संविदा जो है वो नियमित नहीं होती है, एक रेगुलर नौकरी नहीं होती है। सौरभ, संविदा पर रखा जाता है, संविदा जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी होती है। क्या अगर ये दोबारा संविदा पर जाएंगे तो आज से 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद में फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी? संविदा की नौकरी और एक परमानेंट नौकरी के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। दोबारा ये स्थिति आई तो क्या करेंगे? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये लोग संविदा कैडर में शामिल होने की बात कर रहे हैं और संविदा कैडर में शामिल होने का इनका मतलब ये है कि अगर कुछ सालों तक, 4-5 सालों तक संविदा कैडर में रहते हैं तो आने वाले समय में अपने आप जो है वो नियमित हो जाएंगे। ये लोग इस पर जो है वो फोकस किए हुए हैं कि आज सरकार चाहे तो संविदा पर रख ले, लेकिन आने वाले सालों में जब 4 से 5 साल हो जाएंगे उसके बाद स्वतः ही जो है ये इनके लिए जो नियमित भर्ती का रास्ता है वो खुल जाएगा। इस लिहाज से ये संविदा कैडर में शामिल होने की बात कर रहे हैं। अगर नई भर्ती होती है तो नई भर्ती के लिए तो एग्जाम भी होंगे और तमाम वो प्रक्रिया अपनी जाएगी, जो इनके लिए भी वही प्रक्रिया होगी और जो नए अभ्यर्थी जो शामिल होना चाहते हैं उनके लिए भी वही प्रक्रिया होगी। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्यसभा के लिए नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में वोट के आधार पर जीत की तस्वीर भले साफ नजर आती है, लेकिन जमीन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं रिपोर्ट। राज्यसभा का रण, टिकट से पहले टेंशन, 3 सीटों पर तस्वीर साफ, चौथी सीट पर संग्राम के आसार। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गुणा गणित का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस 3 पर कब्जा जमाने के लिए बेकरार है, तो वहीं बीजेपी चौथी सीट हर हाल में अपने पाले में लाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर राज्यसभा में राजस्थान की उपस्थिति के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 7 सांसद हैं। उच्च सदन में कांग्रेस की सांसदों की संख्या 3 है। 4 जुलाई को बीजेपी के 4 सांसद हो रहे रिटायर। ओम माथुर बीजेपी, केजे अल्फोंस बीजेपी, राजकुमार वर्मा बीजेपी, हर्षवर्धन सिंह बीजेपी। जाहिर है चारों सीटें बीजेपी की खाली हो रही हैं, लिहाजा टेंशन भी बीजेपी के लिए ज्यादा है। बीजेपी को दूसरी सीट जीतने के लिए 11 वोटों की जरूरत होगी, वहीं कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने के लिए 15 वोट चाहिए होंगे। ऐसी स्थिति में ताबड़तोड़ और भीतरघात को रोकने के लिए बाड़ेबंदी भी देखने को मिल सकती है। चौथी सीट जीतने का गणित भी आपको बताएंगे। किस दल को कितने वोट चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर विधानसभा में मौजूदा संख्या बल पर दौड़ा लेते हैं। कांग्रेस 108, बीजेपी 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, माकपा 2, बीटीपी 2, आरएलडी 1। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं, लिहाजा
2 सीटें जीतने के लिए उसके पास पर्याप्त 82 वोट हैं, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 15 वोटों की जरूरत होगी, जिसे वो निर्दलीयों और सहयोगी दलों के साथ पूरा कर सकती है। राज्यसभा की 3 सीटें हम जीतेंगे। जब 3 सीटें जीत जाएंगे, तब तो आप मान लोगे कि कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और ये आप 10 तारीख को देख लें। मैं तो अभी कह रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को तो आप मान जाओगे, आज तो आप नहीं मान रहे। वहीं बीजेपी की स्थिति देखें तो उसके पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से उसके खाते में एक सीट आसानी से जाती दिख रही है, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए उसे 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी। उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी चौथी सीट यूं ही कांग्रेस के खाते में नहीं जाने देगी। कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण से हम अपनी रणनीति समय पर प्रकट करेंगे, पर यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस का अंतर्द्वंद और निर्दलीय जिनको बड़ा प्रलोभन दिया गया था जब 5 सितारा होटल में कांग्रेस की सरकार कैद हुई थी, और विशेष तौर पर बीटीपी के, सीपीएम के और वो सब लोग जिन्हें बहुत बड़ी आशा थी कि सरकार में उनको हिस्सा मिलेगा, उनकी जब ये आशाएं टूट गई है तो उसका परिणाम और उसका दुष्परिणाम राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। बता दें कि जून 2020 में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वहीं बीजेपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। अगर कांग्रेस चौथी सीट भी जीत जाती है तो प्रदेश से राज्यसभा में उसके सांसद बीजेपी से ज्यादा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज भी आंधी बारिश के आसार हैं। मरुधरा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर, अंधड़ बारिश के साथ ओले गिरने के आसार। जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में असर दिखेगा भी। बीकानेर संभाग के उत्तरी इलाके में असर रहेगा। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर गर्मी सताएगी। कहीं राहत कहीं आफत। जयपुर शहर में तेज हवाओं का दौर, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो रखा है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। तो कल रात आई आंधी के बाद ये तस्वीरें सामने, जहां पर कहीं खंभे गिरे, कहीं पर साइनिंग बोर्ड निकले, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। कल देर रात तक राज्य के कई इलाकों में तूफान जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि इससे गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिली है। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में आंधी, बारिश और तूफान आया। रावत भाटा के भैंसरोडगढ़ में तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। ये तस्वीरें जो कल रात आए तूफान के समय की हैं, जहां पर पहले तेज आंधी आई और उसके बाद ओले गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। रावत भाटा की ये तस्वीरें जहां पर जमकर ओले गिरे। प्री मॉनसून एक्टिविटीज भी आप इसे कह सकते हैं। कोटा में आंधी और बरसात ने निजी बिजली कंपनी केईडीएल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। आंधी के कारण 50 से ज्यादा फीडर बंद हो गए, जिससे शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। घंटों बिजली गुल होने से नाराज लोग दादाबाड़ी सब स्टेशन के बाहर पहुंच गए और नाराजगी जताई।
वडोदरा में ग्रामीण विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी हाईटेक पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही सड़कों के निर्माण पर भी नए सिरे से फोकस किया जा रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थान के गांव में भी अब शहरों वाली फीलिंग मिलेगी। सड़कों का नए सिरे से कायाकल्प होगा। वहीं करीब 10 बीघा जमीन में मॉडर्न तकनीक वाले पार्क भी बनाए जाएंगे। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग ने जो खाका तैयार किया है उसके मुताबिक इन पार्कों में ओपन जिम बनेगा, हरा भरा रनिंग ट्रैक तैयार होगा, सोलर लाइट से लैस शौचालय बनेंगे, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। गांवों का विकास ऐसा हो जैसा शहरों में विकास होता है, तो हमने एक पार्क बनाने का एक निर्णय लिया है जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। उसमें एक ट्रैक होगा जिसमें हमारे बच्चे आज दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं फोर्स में, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स हो, अदर फोर्सेज में जाने का। और जो आम आदमी है वो भी स्वास्थ्य के प्रति उसमें भी जागरूकता आई है, तो सुबह शाम घूमने का अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। तो वो इस तरह के पार्क बना रहे हैं जिसमें मिनिमम भूमि हमें करीब 10 बीघे के आसपास हो। ग्रामीण इलाकों में बनने वाले इन पार्कों के साथ सरकार ने नई व्यवस्था दी है। पार्कों के साथ साथ गांव के लिए करीब 1 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम विकास योजना के बजट से तैयार होने वाली इन सड़कों के आसपास ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे। गाँवों में जहाँ सड़क नहीं बन पाई है विकास पथ के नाम से, गौरव पथ के नाम से, तो हमने एक कन्वर्जेंस के माध्यम से एक महात्मा गांधी पथ नाम रखा है। और ये कन्वर्जेंस के माध्यम से 1 किलोमीटर की रोड होगी। इसकी लगभग कीमत 65 से 70 लाख रुपए होगी। और जहाँ अधूरे रह गई हैं या कुछ पंचायतें अभी नई बनी हैं जो वो उनमें नहीं बन पाई हैं, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरी रोडें हों, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम वहाँ पर हम चाहते हैं गोडीए प्लस गांव बने। बहरहाल शुद्ध पानी और बिजली की समस्या से जूझ रही ग्रामीण जनता को ये हाईटेक पार्क और नई सड़कें कितनी राहत पहुंचा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर के रामगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक को पीटा गया। रामगढ़ पाइप माइनर का मामला था। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। नाचना सीओ अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास के साथ। श्रीकांत, क्या था ये पूरा मामला? आसपास मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में रामगढ़ पाइप नाइट के पास एक मुरब्बे की तरफ एक व्यक्ति जा रहा था, जिसका रास्ता रोककर उससे शराब के पैसे मांगे गए और पैसे नहीं देने पर उस पर लाठी और सरियों से जो है वार किया गया। वहीं जो पीड़ित है उस भेराराम, उनका कहना है कि यह जो है वो पूरी साजिश के तहत मारपीट की गई थी। कुछ दिन पहले जो है उनके द्वारा अपने मुरब्बे में इन व्यक्तियों के पशुओं को छोड़ दिया गया था। जब उन्होंने मना किया तो इसको लेकर उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद ताक रखी। और जब ये सुनसान इलाका जहाँ ये मुरब्बे पर जा रहे थे, संख्या 3 के पास इनका मुरब्बा है, वहीं पर वहाँ पर रविवार को देर शाम जब वो अपने पिता को खाना पहुँचाने जा रहा था, तभी बीच रास्ते में जो है बैठे करीब आधा दर्जन लोगों ने उसका रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। और जब उसने पैसे नहीं दिए और उस दिन की जो टीस थी उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने लाठी और सरियों से हमला किया। ऐसे आरोप जो है वो पीड़ित द्वारा लगाए गए हैं, जिसके बाद जो है पीड़ित का उपचार किया जा रहा है। वहीं भेराराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच जो है वो नाचना सीओ को कैलाश बिश्नोई को सौंपी गई है। जी श्रीकांत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।